Okay, Assalamu alaikum. Hope everyone is doing good. So, since we completed the chapter that was basic economic problem, so today I'm gonna give you guys the homework of this chapter ना. So, मैं आपके साथ ये पूरा होमवर्क डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद जो है वो आपको इस होमवर्क को अटेम्प्ट करना होगा और फिर मुझे वो सेंड करना होगा. The homework submission date is next class, not tomorrow. Next class होगी हमारी, I guess it would be on I guess Tuesday. कल हमारी नेक्स्ट क्लास है, लेकिन ट्यूसडे वाली क्लास में मैं इस चैप्टर का होमवर्क लूंगा आप लोगों से, ठीक है. अच्छा, मुझे कुछ बच्चों ने होमवर्क भेजा जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था पास पेपर क्वेश्चंस का, तो वो मैं चेक करके बच्चों को रात में अपडेट कर दूंगा, ठीक है. मिडनाइट तक अपडेट कर दूंगा, सही. सो वी आर स्टार्टिंग द होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर. मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा, देन यू गाइज हैव टू अटेम्प्ट दिस, ठीक है, इन पैराग्राफ फॉर्म्स. सर, दिस चैप्टर इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है. जो योर चैप्टर इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वी आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस टुडे, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 2 मार्क्स, ठीक है. अच्छा, अब आप मेरी बात सुने. देखें, आधे से ज्यादा बच्चे जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या डेफिनेशन लिखेंगे. आधे से ज्यादा बच्चे इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डेफिनेशन लिखेंगे दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, ठीक है. आधे से ज्यादा बच्चे इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ. देखें, आधे से ज्यादा बच्चे लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, ठीक है. आधे से ज्यादा बच्चे ये लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, ठीक है. दिस डेफिनेशन विल ओनली गेट यू अ सिंगल मार्क. ये डेफिनेशन लिखने के यू गाइज विल ओनली गेट अ सिंगल मार्क. आपको 10 मार्क नहीं मिलेंगे. इस डेफिनेशन को आपको लिखने के सिर्फ एक सिंगल मार्क मिलेगा. सर, द क्वेश्चन इज व्हाई. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट द बुकिश डेफिनेशन ना, तो बुकिश डेफिनेशन के मुताबिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रियल कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन थिंग एंड नॉट अनदर, of choosing one thing and not another, that is next best alternative for one, ठीक है. ये आपकी डेफिनेशन है किसकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, ठीक है. ये आपकी डेफिनेशन है इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. सो दिस विल गेट यू 2 मार्क्स. अगर आप ये लिख देता है कोई बच्चा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, सो ही विल गेट ओनली अ सिंगल मार्क. उसको 1 मार्क मिलेगा. सो यू गाइज नीड टू लर्न दिस डेफिनेशन. सर, ये कहाँ रिटन है? ये पीडीएफ में रिटन है, ठीक है. अच्छा, जो बच्चे कराची में रहते हैं या फिर जो बच्चे, कुछ बच्चों को अगर मैं आई कैन टीसीएस या फिर मैं क्या करूं, मैं आप लोगों से ग्रुप पे बात, प्राइवेट पे, पर्सनल पे बात कर देता हूं, तो मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा. जैसे जो बच्चा कराची में रहता है उनको तो मैंने नोट्स सबको प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलमोस्ट ना. आई हैव गिवन देम दी फोटोकॉपीड वर्जन, तो बाकियों से मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है. कम ऑन नाउ, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 4 मार्क्स, ठीक है. क्या डिफाइन करना है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 4 मार्क्स. सर, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट होंगे तो आप क्या गलती करेंगे? आप लिखेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसकी वजह से रिसोर्स, बस ये आप लिख दोगे. इसके आगे लिखोगे तो 2 और मार्क मिलेंगे. तो आपको क्या क्या लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आप लिखोगे कि यू हैव टू राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्म. आप क्या लिखोगे? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये कहता है कि हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, और इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, जिसकी वजह से रिसोर्सेस की क्या होती है? रिसोर्सेस की स्कैरसिटी होती है. सर, स्कैरसिटी का क्या मतलब है? स्कैरसिटी का मतलब होता है कि रिसोर्सेस की होती है शॉर्टेज. क्या होती है? रिसोर्सेस की शॉर्टेज होती है. सो व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट
our resources are limited, and in order to satisfy those limited resources we have shortage of resources, जिसकी वजह से फिर कंज्यूमर्स को चॉइस करनी पड़ती है। सर चॉइस किसको करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है इकोनॉमिक एजेंट्स को। इकोनॉमिक एजेंट्स को क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। सर एक चॉइस को अच्छी जबान में क्या कहते हैं? चॉइस को अच्छी जबान में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस को अच्छी जबान में क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अभी मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया भी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी वांट्स बेटा अनलिमिटेड है, और इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी हो जाती है और फिर कंज्यूमर्स को चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस को बेटा अच्छी जबान में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 लोग करते हैं, वो 3 लोग कौन कौन है बेटा? एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर और एक होती है गवर्नमेंट। ठीक हो गया जी। So this was the answer of question number 2. You guys are required to do this homework in a paragraph form. ठीक है, आ जाए। मैं पूरा होमवर्क डिस्कस करवा रहा हूँ आपके साथ। सर using examples define factor of production. This is your question number 3. Using example define factor of production 4 mark. तो अब आप मेरी बात सुनो। देखो वैसे तो ये मेरा बनाया हुआ, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर माय मेड, दीज आर सेल्फ मेड। ठीक है, दीज आर नॉट पास पेपर्स क्वेश्चन, मतलब कुछ पास पेपर्स के कुछ मेरे अपने बनाए। जैसे दिस क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 मार्क का है। सही है, ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन होना चाहिए था यूजिंग एग्जाम्पल डिफाइन द टर्म लैंड एंड डिफाइन द टर्म लेबर। तो 1 मार्क एग्जाम्पल के, 1 मार्क डेफिनेशन के होते हैं। लेकिन सिंस ये मेरा बनाया हुआ सवाल है तो वैसे तो एग्जाम्पल का 1 मार्क होता है, डेफिनेशन का 1 मार्क होता है, तो इसमें वो हो नहीं सकता, वरना ये सवाल 8 मार्क का होना चाहिए था। तो आपको इस सवाल में बताने होंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उनकी एग्जाम्पल देनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, यू हैव टू डिफाइन प्लस यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑल एफओपीज। आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा और सारे एफओपीज की, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी, चले अब मैं आपको ये भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे। सर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज होती हैं? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रिसोर्सेस। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं? रिसोर्सेस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं, किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके कोर्स में 4 टाइप्स के, दुनिया में भी 4 टाइप्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नंबर 1, कैन एनीवन नेम मी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? कैन एनी गाय नेम मी द रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद दीज फैक्टर्स और द कॉस्ट? चलें एक एक आप सब बता दें प्लीज। द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड, and land is a natural resource. The first factor of production is land. Land is a natural resource and we pay rent for the land. Sir, the second factor of production is labor, as told by Maria. It is a human resource and we pay wages, ठीक है, to the labor, ठीक है। So the third factor is told by Hassan, that is capital. Capital is a man-made resource and we pay interest on it, ठीक है भाई। फोर्थ फैक्टर भी मुझे कोई दूसरा बच्चा बताए। ओके, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, ये हमें हसन ने बता दिया। ओके, एंड कैन यू गाइस प्लीज कंट्रीब्यूट समथिंग? राफे नवाज हैज टोल्ड मी के एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर, अहमद बिलाल हैज टोल्ड मी, राफे हैज टोल्ड मी के एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज इज द ओनर and risk taker and he gets profit in return as reward. So entrepreneur is the owner and risk taker who gets profit in return as rewards, ठीक है। So this is your answer। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ओके sir, factors of production are resources used in production of goods and services. Factor of production are of 4 types. Number 1 land, number 2 labor, number 3 capital, number 4 entrepreneur.
Land is a natural resource for which we pay rent. Labor is a human resource for which we pay wages. Capital is a man-made resource for which we pay interest. Entrepreneur is the owner and risk taker who combines all these factors of production and gets profit in return as rewards. So this was your question number 3. So I don't think so okay you guys would have any problem. So proceeding further towards question number 4. Okay. Okay, so your question number 4 is explain the difference between free good and economic good 4 mark. So it means कि there are 2 marks for free good and 2 marks for economic good. तो आपको 4 मार्क की डेफिनेशन 4 मार्क्स देने हैं जिसमें you gonna get 2 marks for a free good and 2 marks for economic good. अच्छा सर अगर इसने इसमें बोल दिया होता कि एग्जाम्पल को यूज करो तो फिर देयर वुड बी 1 मार्क फॉर द डेफिनेशन एंड 1 मार्क फॉर द एग्जाम्पल. सिंस उसने मेंशन नहीं करा तो 2 मार्क फॉर डेफिनेशन, कंप्लीट 2 मार्क्स. ठीक है, नो एग्जाम्पल नीडेड. लेकिन हम सिंस हम प्रैक्टिस करें तो वी आर आल्सो गोइंग राइट एन एक्सप्लेनेशन एन एग्जाम्पल एज वेल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. सर फ्री गुड क्या होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे? फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड जल्दी से मुझे आप लोग सब प्लीज बताना शुरू करें. आई नीड योर इनपुट गाइस. व्हाट इज दिस फ्री गुड एंड व्हाट इज दिस इकोनॉमिक गुड? जल्दी से आप लोग प्लीज बताएंगे मुझे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Irza has told me that free good is unlimited in supply and economic good is limited in supply. ठीक है. Okay, so free good is unlimited in supply, economic good is unlimited in supply. अच्छा, वही वाली बात हो गई कि इसकी फलक हैज टोल्ड मी कि देयर इज नो क्वांटिटी, नो लिमिट फॉर फ्री गुड, मतलब उसकी सप्लाई अनलिमिटेड ही है. ठीक है, राफे नवाज हैज टोल्ड अस के फ्री गुड डज नॉट रिक्वायर्स एनी एफओपीज फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, बट इकोनॉमिक गुड रिक्वायर्स एफओपी. ठीक है, नेक्स्ट Moise has told us के no price, there is no price for a free good, you cannot charge for it, but yeah there is a price for an economic good. Okay, you guys are missing a point. चलो मैं contribute कर देता हूँ. There is no opportunity cost, there is no opportunity cost of a free good. अगर आप कंज्यूम ना करो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, but yes there is an opportunity cost for an economic good as it is limited in supply. ठीक है sir, anyone is gonna tell me an example? Yes sir, free good की example है sunlight and sunshine. free good की example क्या है? free good की example है sunlight and sunshine. sir, economic good की example है oil and houses. ठीक है जी. ओके, एयर वगैरह ये सब चीजें हो सकती है. ठीक है, ओके, सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. Using example, explain the difference between primary and tertiary sector. Using example, explain the difference between primary and secondary sector. तो जहां इसने example की बात करी, so now you will get 1 mark for the example and 1 mark for the definition. ठीक है, तो ये 4 marker question है आपका. इसमें you are gonna get 2 mark for example and 2 mark for define. ठीक है, 2 मार्क्स एग्जाम्पल और 2 मार्क्स की डेफिनेशन. एनी प्रॉब्लम? तो सर प्राइमरी और टेरिशरी सेक्टर क्या होता है, आई मैं आपको कराता हूँ. कौन बच्चा मुझे बताएगा सर व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज टेरिशरी सेक्टर, नॉट सेकेंडरी, उसने टेरिशरी पूछा है. क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, सो इर्जा हैज टेल्ड अस प्राइमरी सेक्टर डज एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. तो इधर मैं लिख दूं primary sector is concerned with extraction of raw materials, for example coal mining and fishing. तो प्राइमरी सेक्टर बेटा वो सेक्टर होता है जो कि रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करता है. सर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो कि क्या करता है, जो कि
मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ टेरिस्ट्री सेक्टर। तो जरा मुझे आप बताएं टेरिस्ट्री सेक्टर क्या होता है। टेरिस्ट्री सेक्टर वो सेक्टर है जो कि क्या करता है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट डील्स विद प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल हो गई टीचर एंड लॉयर, ठीक है जी। या फिर एक एग्जाम्पल जो मेरे बच्चों को याद रखनी चाहिए, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, ठीक है। मेरा जो काम है वो टीचिंग का है, तो मैं टेरिस्ट्री सेक्टर में काम करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा याद रहेगी, या फिर आप मेरा शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ें, फिर मुझे आप जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये, ठीक है। आप पहले रीड कर ले आराम से क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये, यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑन एन इकोनॉमी, 6 मार्क। जरा आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन सा केस है। दिस केस इज इंक्रीज इन पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो कंट्री का पीपीसी क्या करेगा, कंट्री का पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। क्या करेगा, कंट्री का पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा, राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा। ये इसका केस है, ठीक है। अच्छा, फिर 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो देर आर 4 मार्क्स फॉर द डायग्राम एंड 2 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन। ऐसा ही है भाई। अब जरा आप मुझे ये बता सकते हैं सिर्फ कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पोटेंशियल के बढ़ने के क्या क्या रीजन है। तो मैं एक एक करके रीजन हाईलाइट करूंगा। यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये भी एक रीजन है पोटेंशियल के इंक्रीज होने का। क्या रीजन लिखा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी पोटेंशियल के बढ़ने का एक रीजन है। यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑफ वर्कर। ये भी पोटेंशियल के बढ़ने का रीजन है, लेकिन रिमेंबर दिस इमिग्रेशन इज आई वाली इमिग्रेशन, और आई का मतलब होता है इंपोर्ट करना, ठीक है जी। सर इसके बाद क्या लिखा है, यूजिंग पीपीसी डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑन एन इकोनॉमी। ये भी पोटेंशियल के बढ़ने का रीजन है। यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑन एन इकोनॉमी। ये सारे केस पोटेंशियल के बढ़ने के जितने भी आ सकते थे सारे लिख दिए आपके भाई ने, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखेंगे, डायग्राम भी मैं बना के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो हमने दो एक्सिस बना दी, ठीक हो गया, और हमने लेबलिंग करी। ऊपर मैंने लिख दिया गुड वाई की क्वांटिटी,
और नीचे मैंने लिख दिया गुड एक्स की क्वांटिटी, ऊपर मैंने लिख दिया गुड वाई की क्वांटिटी, नीचे मैंने लिख दिया गुड एक्स की क्वांटिटी। ये मैंने कर्व बना दिया और इस कर्व को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व को क्या कहते हैं? दिस कर्व इज नोन एज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आप गौर से सुनिएगा, जिस बच्चे ने ऊपर x की क्वांटिटी नीचे y की क्वांटिटी लिख दिया, ही वुड गेट अ मार्क। इसको कहते हैं लेबलिंग का मार्क। जिसने ये कर्व डाउनवर्ड बना दिया उसको सेकंड मार्क मिला पीपीसी का। अब बताएं, पोटेंशियल बढ़ेगी तो आपका कर्व किधर शिफ्ट मारेगा? राइटवर्ड। तो जिसने ये न्यू पीपीसी बनाया, ही इज गोना गेट द थर्ड मार्क एंड द फोर्थ मार्क इज ऑफ द एरो। जिसने एरो बनाया उसको फोर्थ मार्क मिलेगा। ठीक है जी, सही। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर किसी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ता है, अगर किसी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पैरेलल शिफ्ट आएगा। लेकिन कौन सा शिफ्ट आएगा? लेकिन राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। कौन सा शिफ्ट आएगा? राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है। फिर सर, अगर किसी कंट्री का पोटेंशियल बढ़ता है तो उस कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब उस कंट्री की बनाने की सलाहियत बढ़ जाती है। और जब कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा कंट्री का, और कंट्री का जीडीपी भी बढ़ जाएगा, और कंट्री के अंदर एक ग्रोथ होगी एंड दैट ग्रोथ इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी। तो अब आप बताएं मुझे जरा, सर इस पीपीसी के बढ़ने के क्या क्या रीजन है आपके पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद थे? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर आई वाली, increase in labor productivity, increase in population, and I guess एक और रीजन भी हो सकता है increase in quantity of capital goods। ठीक है। तो आप बताएं इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे दिस डायग्राम शोज एन इंक्रीज इन पोटेंशियल which has due to discovery of natural resource which has caused a rightward shift in PPC from AB to CD, which will increase productive capacity of the economy, which will increase output and GDP, resulting in economic growth in the country. So this is your explanation. I'm going to show you as well. Just give me a second. मैं आपके सामने लगा भी देता हूँ। Okay, so please read this explanation so you guys can write a better script, a better answer. Please, can you guys read this explanation? Okay, so is this question clear? Should I proceed further towards the other question? जी मोइस, you needed to see the explanation, तो मैंने लिखवा दी है। So I think it's clear. Yes. Okay. Okay, अब मैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दें। 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7। गुड 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 गुड। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, using production possibility curve diagram, explain the effect of depletion of natural resources on an economy. Using production possibility curve diagram, explain the effect of immigration of worker on an economy. Okay. Using production possibility curve diagram, explain the effect of rise in price of energy on an economy. So again, this immigration is E वाली immigration and E से export आता है। तो ये जितने भी केसेस आपके पास लिखे हुए हैं, ये सारे केसेस हैं
पोटेंशियल के रिड्यूस होने के। ये सारे केसेस किसके हैं? दीज ऑल केसेस आर पोटेंशियल के कम होने के। और जब भी किसी कंट्री का पोटेंशियल कम होगा तो उस कंट्री का पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, वो किधर शिफ्ट मारेगा? वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। ठीक है जी, ओके। तो आइए ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखें, सबसे पहले हमने दो एक्सिस बना दी। एक एक्सिस के ऊपर हमने लिख दिया गुड वाई क्वांटिटी, और एक एक्सिस के ऊपर हमने लिख दिया गुड एक्स क्वांटिटी। ठीक है जी, ये मैंने एक पीपीसी बना दिया और इसका नाम लिख दिया ए एंड बी। ये एक पीपीसी हो गया और ये हो गया ए और बी। फिर एक कंट्री के पीपीसी ने मारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो अब आपका चला गया पीपीसी ए बी से सी डी के ऊपर। ठीक है, तो 4 मार्क डायग्राम के, 4 मार्क एक्सप्लेनेशन के। सर हाउ वी विल गेट 4 मार्क्स ऑफ द डायग्राम? लेबलिंग, पीपीसी कर्व के, एरो के और न्यू पीपीसी के 4 मार्क। सर जब भी किसी कंट्री का पोटेंशियल कम होगा तो वो कंट्री जो है वो, उस कंट्री का पीपीसी किधर शिफ्ट मारेगा? उस कंट्री का पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। किधर शिफ्ट मारेगा? उस कंट्री का पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट मारेगा। और जब भी पोटेंशियल कम होगा किसी कंट्री का तो उस कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाएगी, और उस कंट्री का आउटपुट और उस कंट्री का जीडीपी कम होगा, और कंट्री में इस बार ग्रोथ होगी एज यू गाइस टोल्ड मी, बट देयर विल बी अ ग्रोथ व्हिच इज नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बार कंट्री के अंदर ग्रोथ होगी बट दैट ग्रोथ इज नोन एज नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। एनी प्रॉब्लम जी? If this question is clear to everyone as well, please leave me an okay on the chat box, then I can proceed further. Okay, so please read this explanation. This is the explanation of the case which we did right now, that was a decrease in potential. ठीक है, so you guys have to do the homework. सब कुछ आपके सामने है, you just need to script it, you just need to uh, do it in the paragraph form, in a paragraph form. ठीक है, okay. Okay, चलें आगे चलते हैं. Since I have to complete the question, so I have limited time. Okay, so next question is question number 8. और आप सबको पता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो मैं बस अब पढ़ देता हूँ बाकी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एक्चुअल ऑन एन इकोनॉमी. सर क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक एक डायग्राम बनेगी जिसके अंदर एक्चुअल बढ़ रहा होगा और पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा. लेट्स अस्यूम दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज माय एक्चुअल. तो ये एक्चुअल बढ़ रहा है और पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये वाला जो केस है क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज इंक्रीज इन एक्चुअल, और जब एक्चुअल बढ़ेगा तो मूवमेंट अलोंग पीपीसी होगी, या फिर एक्चुअल मूविंग टुवर्ड्स पोटेंशियल. ठीक है, सही, ठीक हो गया. जब वो डायग्राम का नाम ले दे और 6 मार्क का क्वेश्चन होगा तो रिमेंबर देयर वुड बी 4 मार्क्स फॉर द डायग्राम एंड 2 मार्क्स फॉर द एक्सप्लेनेशन. सर क्वेश्चन नंबर 9, using production possibility curve diagram explain the effect of decrease in actual on an economy. 6 mark again. तो अब बताएं अब क्या होगा बेटा. दिस क्वेश्चन इज ऑफ डिक्रीज इन एक्चुअल, और जब एक्चुअल कम होगा तो अगेन देयर वुड बी मूवमेंट अलोंग पीपीसी एंड एक्चुअल विल बी मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. अब एक्चुअल जो है वो किसकी तरफ जा रहा होगा? एक्चुअल मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. एक्चुअल विल बी मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. मैं आपके सामने दोनों डायग्राम्स प्रेजेंट कर देता हूँ सो यू गाइस कैन सी इट, ताकि आप लोगों को होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो ये रही डायग्राम.
ये क्वेश्चन नंबर 3 की डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन. इफ एनीवन wants to take a screenshot can just take a screenshot as well. दिस इज फर्स्ट केस एक्चुअल के बढ़ने वाला. नेक्स्ट वन इज एक्चुअल के कम होने वाला. उसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ. सही है. Okay, so this is the other diagram. This is the other diagram of actual decreasing. ठीक है, you guys can check it as well. This is the other diagram. ठीक है, so we are done with the homework I guess, and this is your homework. You guys need to attempt it. Submission date is Tuesday. ठीक है, you have ample of time. You can easily complete it. Okay जी. Thank you so much. You guys can leave.